हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। मेरा नाम रेहान अहमद है। आज हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको न्यूमेरिकल्स थोड़े बहुत जो क्वेश्चंस वगैरह होंगे उसके बारे में डील करूंगा। इसके पहले मैंने आपको ये मॉड्यूल मैंने सारा जितना कंसेप्ट था मैंने सब कुछ बता दिया आपको। 3 मेन टाइप था आपका, हम जो डिस्कस कर रहे थे इसमें क्या क्या डिस्कस कर रहे थे। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स जो होता है उसके अंदर हम सिर्फ फ्लेक्चर के बारे में हम डिजाइन कर रहे थे यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको बताया था फ्लेक्चर के लिए पूरा मॉड्यूल नंबर 2 है। इसके बाद हम बात करेंगे शेयर की भी बात करेंगे, फिर मैं आपसे बात करूंगा कंप्रेशन की भी बात करूंगा। अलग अलग मॉड्यूल में मैं आपसे ये सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा। टॉर्जन के बारे में बात करने वाले हम, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो क्या होता है आपके पास, बेंडिंग मतलब फ्लेक्चर। तो फ्लेक्चर जो था उसके लिए हमने डिजाइन देख लिया मॉड्यूल नंबर 2 में कंप्लीटली। इसमें मैंने 3 टाइप में आपको बताया था क्या क्या होता है आपके पास। सबसे पहले होता है आपके पास सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम के बारे में आपको बताया था। अच्छा, इसमें मैंने कंप्लीटली बीम का टॉपिक लिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्लैब वगैरह को इंक्लूड नहीं किया, मैंने कॉलम को इंक्लूड नहीं किया, यहाँ पर मैंने फुटिंग को इंक्लूड नहीं किया। उसके लिए मैं अलग से मॉड्यूल में अलग से डिस्कस करूंगा स्लैब्स वगैरह को। यहाँ मैंने सिर्फ किसको एनालाइज किया था, मैंने बीम्स को एनालाइज किया था। तो सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम आपने देख लिया था, आपने देख लिया था डबली रिइंफोर्स्ड बीम, और आपने लास्ट जो लेक्चर था उसमें आपने देखा था फ्लैंज्ड बीम, ठीक है। तो फ्लैंज बीम के बारे में बात करूंगा, सबसे जो हॉट टॉपिक रही थी अभी लेटेस्ट जो रही है। तो फ्लैंज बीम को थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा था वहां पर। तो फ्लैंज बीम में हमने एक बार थोड़ा सा हल्का फुल्का रिवाइज कर लेते हैं। तो उसमें बेसिकली क्या पढ़ा था हमने, उसमें हमने एनालिसिस के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले मैंने इफेक्टिव डेप्थ के बारे में बताया था, इफेक्टिव विड्थ के बारे में आपको बताया था मैंने। इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने काफी सारी चीजें देख ली थी, इसलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज BF जिसे हम डिनोट करते हैं उसको हमने देखा था, उसके बारे में हमने समझा था। अलग अलग वैल्यू कितनी होती है फॉर्मूला हमने उसमें देख लिया था। नेक्स्ट अपन जो एनालिसिस वाले पार्ट में आते हैं, एनालिसिस किए थे हमने फ्लैंज बीम का। उसमें सबसे पहला जो केस था, उसमें जो सबसे पहला केस था वो क्या था आपके पास केस वो था जिसमें आपके पास जो न्यूट्रल एक्सिस है, जो बीम की जो न्यूट्रल एक्सिस है वो किसके अंदर लाई कर रही थी, वो लाई कर रही थी आपके फ्लैंज के अंदर में ही। मतलब आपका जो डेप्थ ऑफ जो न्यूट्रल एक्सिस है वो कहां पर लाई कर रहा था, लाइज इन द फ्लैंज सेक्शन ऑफ द बीम, ठीक है। लाइज इन द फ्लैंज सेक्शन ऑफ द बीम, पहला केस देखा था। मतलब आपका जो XU है वो लेस देन क्या है आपके पास, जो डेप्थ ऑफ जो फ्लैंज है उससे क्या है, कम है। तो हमने ये वाला केस देखा था। अच्छा, अगर ऐसा केस हुआ तो हम कैसे उसको डिजाइन करते थे, एज अ रेक्टेंगुलर सेक्शन डिजाइन करते थे, जो हमने पहले सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन में हमने जो पढ़ा है, ठीक है। तो जब भी आपके पास ये वाला सेक्शन होगा तो हम कैसे उसको डिजाइन किए थे, एज अ रेक्टेंगुलर सेक्शन हमने वहां पर डिजाइन किया था। नेक्स्ट जो केस आपको बताया था मैंने, नेक्स्ट केस क्या बताया था आपका जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो कहां पर लाई कर रहा है, वो उसके वेब सेक्शन में लाई कर रहा है, ठीक है। वो कहां पे लाई कर रहा है, उसका वेब सेक्शन में लाई कर रहे हैं। मतलब यहां पर आपका जो XU जो है, XU के आपका डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपके पास, डेप्थ ऑफ फ्लैंज जो रहेगा उससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। XU किससे ग्रेटर हो जाएगा, आपसे DF से आपसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अब अगेन यहां पर 2 चीजें आती है। हमने यहां पर पहले XU के बारे में तो देख लिया, अब इस केस में हमने DF को भी हमने एनालाइज किया था। मतलब हमने यहां पर देखा था, इसके 2 केस थे। केस नंबर 1 जो A जो केस है यहां पर, उसमें मैंने क्या बोला था कि आपका XU तो ग्रेटर DF से, ये तो आपको पता है कि फ्लैंज वेब में लाई कर रहा है आपका न्यूट्रल एक्सिस। दूसरा मैंने ये बोला था कि आपका जो DF है वो क्या हो रहा है आपके पास, लेस देन क्या आ रहा है आपके पास 3/7 XU। इसका मतलब कहां पर आ रही है, आपका जो डेप्थ ऑफ फ्लैंज जो है वो कहां पर लाई कर रहा है, वो रेक्टेंगुलर पोर्शन किसके, जो उसका जो स्ट्रेस डायग्राम होता है, रेक्टेंगुलर पोर्शन ऑफ स्ट्रेस डायग्राम जो होता है उसके अंदर लाई कर रहा है उसका डेप्थ ऑफ फ्लैंज। मतलब फ्लैंज जो है वो अगर आप देखोगे स्ट्रेस डायग्राम में तो वो कहां पर लाई कर रहा था, उसके रेक्टेंगुलर पोर्शन में लाई कर रहा था। सिमिलरली अगर मैं इसका सेकंड केस अगर मैं बोलूं तो सेकंड केस में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि अगर आपका जो न्यूट्रल एक्सिस है वो कहां पर लाई कर रहा है, वेब में तो लाई कर रहा है, लेकिन आपका जो डेप्थ ऑफ फ्लैंज है वो क्या हो रहा है आपके पास, वो ग्रेटर देन क्या है आपके पास 3/7 XU। मतलब आपका जो फ्लैंज जो है वो कहां पर लाई कर रहा है, उसके पैराबोलिक रीजन, किसका, स्ट्रेस जो डायग्राम आता है, जो स्ट्रेस डायग्राम जो बनता है, स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम, उस स्ट्रेस डायग्राम के अंदर जो पैराबोलिक जो रीजन है उसके अंदर लाई कर रहा था उसका फ्लैंज। तो यहां पर हमने देखा था कि आपका इस वाले टाइप में कि आपके पास रेक्टेंगुलर पोर्शन है, तो हमने देखा था कि आपके पास पूरे कंप्लीट डेप्थ ऑफ फ्लैंज में कैसा आ रहा है, स्ट्रेस कैसा आ रहा है आपके पास,
यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। कैसा? वैल्यू कितनी है? 0.45 FCK। लेकिन अगर मैं बात करूं पैराबोलिक रीजन की, तो पैराबोलिक रीजन की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर क्या हो रहा है आपके पास? यूनिफॉर्म देखने को नहीं मिल रहा था, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में रेक्टेंगुलर था, उसके बाद क्या हो गया? पैराबोलिक हो गया। तो वैल्यू जो है वो कम होते गई स्ट्रेस की। तो मतलब इनिशियल पोर्शन में टॉप मोस्ट जो कंप्रेशन जो पार्ट होता है, जो फाइबर होता है, वहां पर कितना था आपके पास? 0.45 FCK। फिर जैसे नीचे नीचे आया रेक्टेंगुलर पोर्शन, जैसे खत्म हुआ उसके बाद पैराबोलिक स्टार्ट हो गया, तो वैल्यू क्या होती जा रही थी? कम होते जा रही थी। तो यहां पर एंटायर जो डेप्थ ऑफ जो फ्लैंज है, एंटायर डेप्थ ऑफ फ्लैंज में आपके पास जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन था वो यूनिफॉर्म नहीं था। ठीक है, वो यूनिफॉर्म नहीं था। तो यहां पर आपके पास नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा था पूरे एंटायर डीएफ में। तो उसके केस में हमने क्या किया था? सेकंड वाले केस में हमने वहां पर इक्विवेलेंट डेप्थ लिया था। जो आपका जो फ्लैंज जो होता है उसका हमने एक इक्विवेलेंट डेप्थ हमने वहां पर बनाया था, जिसमें क्या होता है आपका कंसीडर हमने क्या किया था? अज्यूम कि उस डेप्थ में आपके पास कंप्लीटली आपके पास क्या आ रहा है? स्ट्रेसेस जो आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं आपके पास? यूनिफॉर्म आ रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी यहाँ पर YF की। तो YF की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर? YF की अगर मैं वैल्यू बताऊं तो वो कितनी थी? वो थी आपके पास 0.65 इंटू DF, 0.65 इंटू DF प्लस 0.15 इंटू XU। तो ये वाली वैल्यू हमने देखी थी कि ये क्या था आपके पास? एक इक्विवेलेंट डेप्थ था उसका फ्लैंज का, जो हमने कंसीडर किया था। क्यों कंसीडर किया था? ताकि इस डेप्थ तक क्या हो आपके पास जो स्ट्रेस जो डिस्ट्रीब्यूशन आ रहे हैं वो सारे कैसे हैं आपके पास? यूनिफॉर्म देखने को मिले। ठीक है, तो हमने ये केस देखा था। तो अब आपको क्या करना है? जब भी आपके पास टी बीम का आपके पास क्वेश्चन आएगा, जब भी आपके पास टी बीम का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपका जो क्वेश्चन जो है वो कौन से केस के अंदर आ रहा है। वो क्या वो फर्स्ट केस के अंदर आ रहा है कि क्या वो सेकंड केस के अंदर आ रहा है? ठीक है, अगर सेकंड केस के अंदर आ रहा है तो सेकंड केस के अंदर क्या वो ए वाले पार्ट के अंदर आ रहा है आपका क्वेश्चन, कि वो बी वाले पार्ट के अंदर आपका क्वेश्चन आ रहा है? तो जब भी आप डिजाइन करेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो कंडीशन जो है वो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। केस नंबर 1 को सेटिस्फाई कर रहा है कि केस नंबर 2 को सेटिस्फाई कर रहा है? इन केस अगर केस नंबर 2 को सेटिस्फाई कर रहा है, देन अगेन यू हैव टू कंसिडर कि आपके पास जो केस जो आ रहा है वो ए वाला केस आ रहा है कि वो बी वाला जो केस है उसके अंदर आपका जो क्वेश्चन है वो लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आपके पास आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है कंपेयर टू द सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन। सिंगली रिइंफोर्स्ड में तो कुछ करना ही नहीं था, बस आपको क्या करना था? पहले एक्सयू लिमिट निकालना था, फिर आपके पास एक्चुअल डेप्थ निकालना था। दोनों कंपेयर करके आपको देख लेना था कि वो बैलेंस्ड है कि वो अंडर रिइंफोर्स्ड है कि ओवर रिइंफोर्स्ड है। सीधा सीधा डिजाइन कर देंगे वहां पर। लेकिन यहां पर आपके पास तीनों कंडीशन में आपके पास जो मोमेंट रेजिस्टिंग जो आपके पास जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू क्या होगी? फॉर्मूला कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका मैं करना क्या है? अप्रोच कैसा है? इसका अप्रोच कैसा है? सॉल्व कैसे करेंगे इसे? तो सबसे पहले बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, आपको क्या करना है? क्या है आपको ना, सबसे पहले जब भी आप डिजाइन करेंगे सबसे पहले आपको क्या करना है? अज्यूम करके चलना है। अजम्पशन आपको लेके चलना है। सबसे पहले क्या करोगे? आप अज्यूम करके चलोगे। आप जब भी डिजाइन करोगे तो सबसे पहले आप अज्यूम करके चलोगे कि सबसे पहले इसको आप अज्यूम कर लोगे। इसमें क्या बोल रहा है आपका कि जो न्यूट्रल एक्सिस है वो कहां पे लाई कर रहा है? आपके पास फ्लैंज के अंदर लाई कर रहा है। कभी भी आपके क्वेश्चन में न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू नहीं गिवन होगी। ऐसा नहीं बोलेगा कि इसका जो न्यूट्रल एक्सिस है यहाँ से 250 mm के नीचे या फिर 200 mm के नीचे, ऐसा कुछ नहीं आएगा। आपको पहले अज्यूम करके देखना है कि आपका जो न्यूट्रल एक्सिस है वो फ्लैंज के अंदर आ रहा है कि वेब के अंदर आ रहा है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अजम्पशन लेके चलेंगे। अजम्पशन में क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा कि आपका जो XU जो है वो लेस देन क्या है आपके पास? DF है। मतलब कौन सा केस हो गया? ये केस नंबर 1। ठीक है, अजम्पशन लेके चलेंगे। इन केस आपका ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है। ठीक है, मैंने अज्यूम करके रखा कि XU लेस देन क्या है आपके पास? DF है। मतलब न्यूट्रल एक्सिस कहां पे लाई कर रही है? आपके फ्लैंज में। ठीक है, तो मैंने अज्यूम करके चला। तो ये वाली कंडीशन में क्या बोलता है आपको बोलता है कि जब भी आप बीम को डिजाइन करेंगे तो उसको कैसे डिजाइन करना? एज अ रेक्टेंगुलर सेक्शन, मतलब एज अ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। ठीक है, देखिए मैं रिवाइज करवा रहा हूँ ना, कोई नया कंसेप्ट नहीं बता रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह भी हमें सॉल्व करना है। ये पूरी चीज मैंने काफी इत्मीनान से आपको सारी चीज समझा दी थी विद डायग्राम। अभी क्या चल रहा है? अभी ये सिर्फ रिविजन पार्ट चल रहा है। मैं पुराने जो पढ़ा है वही समझा रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम अजम्पशन करेंगे पहले वाले केस का।
तो इस वाले केस में क्या होता है, हम इसको कैसे डिजाइन करते हैं, एज अ रेक्टेंगुलर बीम, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम आप जो डिजाइन करते थे कंप्रेशन इक्वल्स टू टेंशन करके, जो भी आप करेंगे तो उसमें आप XU निकाल लेना, ठीक है, C इक्वल्स टू T करके आप XU निकाल लेना। अब वहां पे चेक करना कि ये वाली जो कंडीशन थी, आपका जो अजम्पशन आपने जो लिया था वो सही है कि गलत है। मान लीजिए आपके पास DF आपको दिया है, आपको दे दिया 100 mm, ठीक है, आपको XU निकालना है, क्लियर। मैंने अज्यूम करके चला कि मेरा XU 100 से कम है, मेरा XU क्या आपके पास 100 से कम है, तो मैं डिजाइन कैसे करूंगा, इसको कैसे कंसीडर करूंगा इसका एनालिसिस, एज अ रेक्टेंगुलर बीम। तो यहां पर क्या लूंगा, C इक्वल्स टू T, C क्या होता है 0.36 FCK B इंटू XU, B कौन सा, विड्थ ऑफ फ्लैंज, टेंशन क्या होता है 0.87 FY इंटू AST। आप यहां से क्या निकालेंगे, आप यहां से XU निकालेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास यहां पर XU आ गया आपके पास 90 mm, तो एजम्पशन तो सही है, हमने जो अज्यूम किया था कि हमारा XU लेस देन DF है, तो हमारा 90 mm आ गया कितना, 100 mm से कम, तो मेरा एज्यूम्शन क्या है यहाँ पर सही है। तो इसी के आगे हम क्या करेंगे, प्रोसीड कर देंगे क्वेश्चन को आगे, कोई हमें यहाँ चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। मान के चलिए यहाँ पर आपका XU की जो वैल्यू है वो आई 110 mm, ठीक है, XU की वैल्यू कितनी आ गई 110 mm। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये वाला जो एजम्पशन था कि SU लेस देन DF था, वो क्या हो गया आपके पास, एजम्पशन क्या हो गया आपके पास, रॉन्ग हो गया, ठीक है, आपका एजम्पशन रॉन्ग हो गया है। इसका मतलब आपका जो न्यूट्रल एक्सिस है वो फ्लैंज के अंदर लाई नहीं कर रहा, वो कहां पे लाई कर रहा है, आपका वेब पोर्शन के अंदर पे लाई कर रहा है। तो अब इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम जाएंगे सेकेंड वाले केस में, ठीक है, ये वाले केस में जाएंगे। अब यहां पर आने के बाद भी आपको फिर से चेक करना पड़ेगा कि इसके अंदर आपका ए वाला केस है कि आपका जो DF जो है वो रेक्टेंगुलर पोर्शन के अंदर आ रहा है, कि इसका बी वाला केस है कि आपका जो DF है वो पैराबोलिक उसके रीजन के अंदर पे आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर अब क्या करेंगे, अगर एजम्पशन रॉन्ग हुआ तो हम क्या करेंगे, सेकंड केस में जाएंगे, यहां पर हम बोलेंगे कि कंसीडरिंग, देखिए एजम्पशन रॉन्ग हुआ, इसका मतलब क्या है कि आपका XU क्या हो गया, ग्रेटर देन DF तो आ गया, इस पे तो आप कोई बात नहीं कर सकते कि हमारा ये वाला जो कंडीशन है XU ग्रेटर देन DF, ये तो हम कंफर्म हो गए। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि जो DF जो है वो 3/7 XU से कम है कि वो 3/7 XU से ज्यादा है। तो यहां पर अब दोनों में आ रहा है, तो फिर से मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं कि अज्यूमिंग कि मेरा जो DF है वो क्या कर रहा हूं मैं, लेस देन 3/7 XU से मैं अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। तो ये मेरा कौन सा केस हो गया, ये मेरा हो गया सेकंड केस का A, ठीक है, ये मेरा कौन सा हो गया, ये A वाला केस हो गया। तो यहां पर हम क्या करते थे, यहां पर आपके पास C की जो वैल्यू होती थी वो क्या होती थी, C1 प्लस C2, C1 कितना होता था 0.36 FCK BF इंटू XU, प्लस C2 कितना होता था आपके पास, C2 होता था आपके पास 0.45 FCK इंटू BF माइनस BW इंटू DF, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता था आपके पास। तो यहां पर आप क्या करोगे, अब यहां पर C इक्वल्स टू T करेंगे, अब यहां पर क्या करेंगे आप, C इक्वल्स टू T करके आप यहां पर आप चेक करेंगे कि आपके पास जो वैल्यू जो आएगी, ठीक है, वो ये वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। C इक्वल्स टू T करके आप क्या निकालेंगे, यहां पर XU की वैल्यू निकालेंगे, C इक्वल्स टू T करके आप क्या करेंगे, जो XU की जो वैल्यू है वो वाली वैल्यू निकाल लेंगे। अब आप क्या करेंगे, ये वाली XU की वैल्यू आप यहां पर प्लेस करेंगे, ठीक है, ये वाली XU की वैल्यू आप यहां पे प्लेस करेंगे। आप देखेंगे आपका DF जो कि एग्जांपल में मैंने 100 mm लेके चला हूं, अगर मान लीजिए ये वाली वैल्यू XU की डाल के अगर मान लीजिए 150 mm आई, तो 100 इज लेस देन 150 था, मतलब आप जो चल रहे हो इस केस में वो कैसा चल रहे हो, आप सही चल रहे हो, ठीक है। लेकिन मान के चलिए आपके पास XU की कुछ वैल्यू आई जिसको आपने 3/7 से मल्टीप्लाई किया, तो वो वैल्यू कितनी होगी आपके पास, कंप्लीटली 90 mm हो गई। तो आप यहां पर DF लेस देन 90 mm लिख सकते हो क्या, नहीं, वो वाला क्या होगा, अगेन क्या हो जाएगा आपके पास, अजम्पशन क्या होगा आपके पास, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, अगेन क्या हो जाएगा आपके पास, अजम्पशन यहां पर रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पर फिर हम हमारे सेकेंड केस के बी वाले पोर्शन में बढ़ेंगे, जिसमें मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरा जो DF है वो ग्रेटर देन क्या है, 3/7 XU। अब इस केस में हम क्या करते थे,
इस केस में हम बात करते थे कि हमें यहाँ पर क्या लेना है, हमें यहाँ पर लेना है इक्विवेलेंट डेप्थ किसकी, फ्लैंज की, इक्विवेलेंट डेप्थ ऑफ फ्लैंज यहाँ पे लेना है। क्यों लेते हैं हम वो, क्योंकि हमें वहाँ पर यूनिफॉर्म कैसा चाहिए, हमें स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ वाई एफ की, तो अब यहाँ पर आप क्या ले लोगे, वाई एफ ले लोगे, फॉर्मूला 0.65 डी एफ प्लस 0.15 एक्स यू। अब क्या करोगे आप इसमें, अब यहाँ से जो टोटल कंप्रेसिव फोर्स है वो कंप्रेसिव फोर्स क्या हो जाएगी आपके पास 0.36 एफ सी के बी एफ इंटू एक्स यू प्लस 0.45 इंटू एफ सी के इंटू बी एफ माइनस बी डब्ल्यू इंटू, यहाँ पर मैं क्या लिया था, डी एफ लिया था, लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा इंटू वाई एफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो टोटल कंप्रेसिव फोर्स चाहिए उसका फॉर्मूला ये वाला हो जाएगा, मैंने आपको पूरा एनालिसिस सिखाया था। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, अब यहाँ से आप C इक्वल्स टू टी करके आप एक्स यू निकालेंगे, तो आपका एक्स यू आ जाएगा। फिर आप चेक करेंगे एक्स यू और एक्स यू लिमिटिंग को कंपेयर करेंगे, जैसे आप सिंगली रीइंफोर्स बीम में करते थे। सबसे पहले आप एक्स यू लिमिट निकाल देते, फिर उसके बाद एक्स यू निकाल देते, दोनों कंपेयर करते थे। अगर ये लेस देन आया, एक्स यू लेस देन एक्स यू लिमिट आया, तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रीइंफोर्स्ड हो जाएगा। इक्वल टू आया तो क्या हो जाएगा, बैलेंस सेक्शन हो जाएगा। और अगर ग्रेटर देन आया तो क्या हो जाएगा, आपके पास ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद अपन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वगैरह निकालेंगे। तो समझ में आया आपको, ये 3 केस के बारे में हमने यहाँ पर बात की थी। सबसे पहला केस, न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज के अंदर लाई कर रहा है तो लेस देन डी एफ। सेकेंड केस, न्यूट्रल एक्सिस वेब के अंदर लाई कर रहा है तो एक्स यू ग्रेटर देन डी एफ। इसके अंदर 2 केस और आते थे, एक्स यू ग्रेटर देन डी एफ तो है, ठीक है, मान लिया, लेकिन जो डी एफ है वो कहाँ पर आ रहा है, रेक्टेंगुलर पोर्शन के अंदर। तो यहाँ पर हम वैल्यू जो डेप्थ ऑफ फ्लैंज है उसकी कौन सी कंसीडर करते थे, हम डी एफ वाली वैल्यू कंसीडर करते थे। लेकिन अगर सेकेंड वाला केस आए कि पैराबोलिक रीजन है, तो यहाँ पर डी एफ की जगह पे हम क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट डेप्थ ऑफ फ्लैंज ले लेंगे, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, वाई एफ से। और वाई एफ का फॉर्मूला आपको कोड ने आपको दे के रखा हुआ है। समझ में आया। तो ये 3 केस आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये 3 केस में आपको पहले अजम्पशन लेके चलना है कि आपके पास जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो कहाँ पर लाई कर रही है, फ्लैंज के अंदर, वेब के अंदर। फिर अगर वेब के अंदर है तो अगेन आपको 2 केस लेके चलना है कि वो रेक्टेंगुलर पोर्शन में आ रहा है आपका फ्लैंज, कि वो पैराबोलिक पोर्शन में आ रहा है। उसके बाद आप चेक करेंगे एक्स यू निकाल के, आप देखेंगे क्या बोलते हैं, एक्स यू लिमिट से कम है कि ज़्यादा है। जनरली आपके पास कम आना चाहिए, तो अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन ही हम डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन डिज़ाइन कर लेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास, अभी तो हमें चेक कर रहे हैं कि यहाँ पर बैलेंस सेक्शन आएगा कि अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन आएगा कि ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन आएगा। मान लीजिए क्वेश्चन में आपको बोला है डिजाइन अ बैलेंस सेक्शन, ठीक है, आपको बोला है कि आपको क्या करना है, एक आपको लिमिटिंग सेक्शन आपको बनाना है। तब आपको तो कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, एक्स यू और एक्स यू लिमिट कंपेयर करने की नीड नहीं है ना, आपको तो पहले पता है कि एक्स यू क्या है आपके पास, एक्स यू लिमिट से कम है, सॉरी इक्वल टू है। बैलेंस सेक्शन अगर बनाना है मुझे, तो एक्स यू को मैं क्या रख लूंगा, एक्स यू लिमिट रख लूंगा। तो उस केस में आप देखिए, उस केस में बहुत आसान हो जाएगी चीजें। उस केस में आपको कुछ भी अज्यूम करने की नीड नहीं है, ठीक है। उस केस में आपको क्या होगा, कुछ भी अजम्पशन लेने की नीड नहीं रहेगी। चलिए, अगर मान लीजिए बैलेंस सेक्शन रहा, तो वहां पर सबसे पहले सेम जैसे प्रोसीजर है, मैं क्या कर रहा हूं, वहां पर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरा एक्स यू क्या है हमारे पास, लेस देन डी एफ है। तो अगर मान लीजिए ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, हम एक्स यू निकाले, लेस देन डी एफ आ गया, तो ठीक है, रेक्टेंगुलर सेक्शन जैसे डिजाइन कर देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए ये वाला क्या हो गया आपके पास, एक्स यू क्या हो गया, इज नॉट लेस देन डी एफ आपको देखने को मिला। जब आपने इसका आगे सी इक्वल्स टू डी करके एक्स यू फाइंड आउट किया आपने, तब आप देख रहे हो कि एक्स यू क्या हो गया, बड़ा आ गया आपसे डी एफ से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, केस नंबर 2 में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, केस नंबर 2 में जाएंगे कि मेरा एक्स यू तो ग्रेटर देन डी एफ से, बट यहाँ पर हम चेक करेंगे कि आपका रिलेशन क्या होता है, डी एफ का लेस देन एक्स यू आया तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये डी एफ वाला केस आ जाएगा, ठीक है। डी एफ क्या होगा आपके पास, रेक्टेंगुलर पोर्शन में आएगा, तो डेप्थ ऑफ द फ्लैंज क्या ले लेंगे हम, वहां पर हम डेप्थ ऑफ द फ्लैंज ले लेंगे डी एफ को ही। लेकिन मान लीजिए अगर डी एफ पैराबोलिक रीजन में आ रहा है,
तो हम वहां पर क्या ले लेते हैं, डेप्थ ऑफ द फ्लैंज को क्या ले लेते हैं हम, YF वाला केस ले लेते हैं, मतलब थर्ड वाला। समझ में आ रहा है ना। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है आपके पास, इस केस में देखने को देखो कि यहां पर आपके पास सेक्शन कैसा है, आपके पास बैलेंस सेक्शन उसने पहले ही बोल दिया, ठीक है, बैलेंस सेक्शन उसने पहले ही बोल दिया। हमने यहां पर हमें अगर मान लीजिए आप केस नंबर 2 में आ गए, उसके बाद आपको देखना है कि वो केस नंबर 2 का A वाला केस है कि B वाला केस है। तो यहां पर आपके पास रिलेशन क्या आ रहा है, DF का किसके साथ आ रहा है, 3/7 XU के साथ आपके पास क्या आ रहा है, रिलेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आपसे बैलेंस सेक्शन की, अगर मैं बात करूं तो XU किसके बराबर हो जाएगा, XU तो मेरा हो जाएगा XU लिमिट के बराबर। तो अगर मैं यहां पर बोलूं कि मुझे DF को चेक करना है किसके साथ, 3/7 XU के साथ चेक करते हैं कि ये लेस देन है कि ग्रेटर देन है। लेस देन होगा तो यहां पर मैं DF को ही ले लूंगा जो एक्चुअल जो डेप्थ था, अगर ग्रेटर देन होगा तो मैं वहां पर इक्विवेलेंट डेप्थ को लूंगा जो कि क्या बोलते हैं हम, YF। तो अगर मैं इसको चेक कर रहा हूं, सिंस ये बैलेंस सेक्शन है, लिमिटिंग सेक्शन है, तो XU क्या हो जाएगा आपके पास, XU लिमिट के बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं XU लिमिट की बात करूं तो XU लिमिट क्या होता है आपके पास, K इंटू डी। XU लिमिट क्या होता है आपके पास, K इंटू डी। और K की वैल्यू कितनी होती है, K की वैल्यू 0.53 होती है आपके पास 250 के लिए, 0.48 होता है आपके पास Fe415 के लिए, और 0.46 होता है आपके पास Fe500 के लिए। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, सिंस ये 0.53, 0.48, 0.46 है, तो मैं यहां पर अज्यूम करके चल रहा हूं कि K को मैं क्या लेके चल रहा हूं, 0.5 लेके चल रहा हूं, ठीक है। नियर अबाउट अगर मैं एक वैल्यू कंसीडर करूंगा तो मैं कौन सी लेके चल रहा हूं, मैं K इक्वल्स टू 0.5। तो यहां पर DF की बात करूं, चेक कर रहा हूं मैं 3/7 XU लिमिट की। तो अगर मैं 3/7 इंटू XU लिमिट कितना हो जाएगा, K इंटू डी, जहां पे मैं K कितना ले रहा हूं 0.5 इंटू डी, ठीक है। किसको मैं चेक कर रहा हूं, DF को। तो अगर मैं यहां बात करूं कि मेरा DF क्या हो जाएगा आपके पास 3/7 इंटू 0.5, डी को मैं कंपेयर कर रहा हूं कि ये लेस देन है कि ग्रेटर देन है। तो सेकंड वाले केस में क्या होगा, DF लेस देन 3/7 इंटू 0.5 डी। अगर मैं D को इधर लेके आ गया, ठीक है, अगर मैं D को इधर लेके आ गया तो DF अपॉन D लेस देन 3/7 इंटू 0.5 किया तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, DF अपॉन D लेस देन कितना हो जाएगा, ये 0.2। तो अगर डेप्थ ऑफ फ्लैंज अपॉन इफेक्टिव डेप्थ इज लेस देन 0.2 होगा तो ये कौन सा केस हो जाएगा आपके पास, ये वाला होगा आपके पास DF वाला केस, मतलब सेकंड का A वाला केस। सिमिलरली अगर आपके पास डेप्थ ऑफ फ्लैंज अपॉन D इज ग्रेटर देन 0.2 आ जाएगा, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0.2 आ जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा, ये YF वाला केस हो जाएगा, मतलब सेकंड का कौन सा, B वाला केस हो जाएगा। तो यहां पर कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन क्या होगा आपके पास कि लिमिटिंग सेक्शन के लिए आपको पूरा अज्यूम करने की नीड नहीं पड़ेगी, आप बस क्या ले लेना, आप रेशियो चेक कर लेना, ठीक है। कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं, लिमिटिंग सेक्शन में आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ DF आपको दिया होगा, DF सिमिलरली आपको इफेक्टिव डेप्थ भी आपको गिवन होगी स्मॉल d, इसको आप चेक कर लेना कि अगर ये दोनों का रेशियो 0.2 से कम आ रहा है तो ये कौन सा केस है, ये A वाला केस है, मतलब यहां पर ये सेकंड का A वाला केस है, मतलब डेप्थ ऑफ फ्लैंज को आप ओरिजिनल डेप्थ ऑफ फ्लैंज ही रखेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए ये DF अपॉन स्मॉल d इज ग्रेटर देन क्या है आपके पास 0.2 है, तो ये कौन सा वाला केस हो जाएगा, ये सेकंड का B वाला केस हो जाएगा। यहां पर अब डेप्थ ऑफ फ्लैंज की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, यहां पर इक्विवेलेंट डेप्थ ऑफ फ्लैंज को पुट करेंगे, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, यह वाला YF वाला केस हो जाएगा। समझ में आया, ये 0.2 कैसे आया, 0.2 मैंने आपको बताया कि यहां पर XU की जगह पे बस क्या पुट किया मैंने, XU लिमिटिंग क्या होता है आपके पास K इंटू डी, K को मैंने लेके चला, ऑलमोस्ट कितना होता है वो 0.5 के बराबर होता है, क्योंकि मैंने वैल्यू ऑलमोस्ट कितनी होती है, ये 0.5 के बराबर होती है। तो यहां पर अगर DF बाई D लेस देन अगर 0.2 आएगा तो ये सेकंड का फर्स्ट वाला केस हो जाएगा, मतलब सेकंड का A वाला। DF बाई D ग्रेटर देन 0.2 आएगा तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, सेकंड का B वाला केस हो जाएगा, मतलब इक्विवेलेंट डेप्थ ऑफ फ्लैंज वाला केस मिल जाएगा आपको वहां से।
समझ में आया? तो इस टाइप से क्या करना है आपको, जब भी आप अगर बनाएंगे क्वेश्चन, ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आप देख लेना, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया कि लिमिटिंग सेक्शन है कि कुछ नहीं है, तो फिर आपको पूरा अजम्पशन लेके चलना पड़ेगा। सबसे पहले आप केस नंबर 1 को अज्यूम करेंगे कि XU लेस देन क्या है आपके पास, DF। अगर वो अजम्पशन करेक्ट है तो रेक्टेंगुलर सेक्शन से डिजाइन कर देना, अगर वो अजम्पशन गलत है तो क्या होगा, वेब में क्या हो रहा है आपके पास, लाई कर रहा है आपका न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। अब उसके बाद फिर से 2 केस बनते हैं, तो सबसे पहले अज्यूम कर लेना कि जो डेप्थ ऑफ फ्लैंज है वो रेक्टेंगुलर पोर्शन के अंदर आ रही है। फिर से चेक करना, अगर वाला अजम्पशन सही है तो आप DF की वैल्यू कितनी ले लेंगे, आप DF ही रखेंगे। अगर आपका वाला अजम्पशन भी गलत हो जाएगा तो मतलब कौन सा केस आ गया आपके पास, सेकंड वाला केस आ गया, तो वहां पर क्या करेंगे, आप एक इक्विवेलेंट पोर्शन लेंगे डेप्थ का फ्लैंज के लिए YF, फिर आप सॉल्व करेंगे उसको। ये क्या था आपके पास, नॉर्मल क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है। अगर मान लीजिए आपके पास बैलेंस्ड सेक्शन ही आपको बोला, लिमिटिंग सेक्शन, तो आप उतना अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, आपको DF की वैल्यू पता होगी और आपको स्मॉल d की वैल्यू भी पता होगी। आप सिर्फ देख लेना कि ये 0.2 से इसका रेशियो कम आ रहा है कि 0.2 से इसका रेशियो ज्यादा आ रहा है, लिमिटिंग सेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो अगर 0.2 से इसके वैल्यू कम आ रहा है तो ये कौन सा हो जाएगा आपके पास, सेकंड का ये फर्स्ट वाला केस बन जाएगा, मतलब वहां पर डेप्थ ऑफ फ्लैंज आप रखेंगे DF। सिमिलरली 0.2 से अगर आपके पास ज्यादा आ रहा है ये वाला रेशियो, तो आप क्या हो जाएगा, वो कौन सा केस बन जाएगा, वो YF वाला केस बन जाएगा। आपको पूरा अजम्पशन करके देखना नहीं पड़ेगा, उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा कि ये वाला अजम्पशन सही हो रहा है कि रॉन्ग हो रहा है। रॉन्ग हो रहा है तो फिर नेक्स्ट अजम्पशन में जा रहे हैं, फिर वो सही हो रहा है कि रॉन्ग हो रहा है, वो रॉन्ग हो रहा है तो फिर नेक्स्ट स्टेप में जा रहे हैं। उतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बस यहीं से आपको पता चल जाएगा कि तीनों में से आपके पास कौन सा केस मिल रहा है। आप सीधा सीधा वहीं से आप क्या कर लीजिए, एनालाइज कर लीजिएगा आपका बीम को, ठीक है। तो ये था आपके पास YF वाला, सॉरी फ्लैंज बीम के क्वेश्चन का अप्रोच, जिसमें मैंने आपको रेक्टेंगुलर वाला, मैंने आपको लास्ट में आपको बता दिया था कि रेक्टेंगुलर बीम वाला क्वेश्चन मैंने आपको डायरेक्ट देख लिया था, हमने ये वाला अज्यूम किया था और यहीं पर सेटिस्फाई कर दिया था, हमने उसको डिजाइन कर लेते हैं एज अ रेक्टेंगुलर बीम, ठीक है। और टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, अगर मान लीजिए वो वाले क्वेश्चन में देखेंगे कि वो रेक्टेंगुलर बीम वाला सेक्शन पे सेटिस्फाई कर रहा था कि और आगे देखना पड़ेगा, तो एक आध क्वेश्चन के बारे में अपन बात कर लेते हैं, इजी आपको पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे टी बीम का। क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि आपके पास अ टी बीम, उसमें आपको बोला है ऑफ फ्लैंज विड्थ, फ्लैंज की जो विड्थ है वो आपको दे दी गई है कितनी, 1200 mm, ठीक है। फ्लैंज विड्थ कितना है आपको 1200 mm दिया है। फ्लैंज की जो थिकनेस है, फ्लैंज की थिकनेस आपको दे दी गई है कितनी है आपके पास 100 mm, वो आपके पास है 100 mm। मैं क्वेश्चन इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आप इसका गिवन डेटा आप लिखते जाएं, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ कॉपी में आप उसका गिवन डेटा आप लिखते जाएं। वेब की जो विड्थ है, ठीक है, वेब की जो विड्थ है वो आपको दे दी गई है कितनी 275 mm। ध्यान रखिएगा, वेब जो मैं बताया हूँ आपको, इसको कहीं कहीं पर रिब भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, RIB, रिब भी इसको बोला जाता है, फ्लैंज के उस नीचे वाले पोर्शन को वेब को रिब करके भी कहा जाता है, ठीक है। एंड हैज एन इफेक्टिव डेप्थ, एंड हैज एन इफेक्टिव डेप्थ ऑफ कितना दिया है 550 mm, ठीक है। आपको बोला गया है इट इज रीइंफोर्स्ड विथ, इट इज रीइंफोर्स्ड विथ, स्टील के बारे में बात की गई है कितना 6 बार्स ऑफ 25 mm, 6 बार्स ऑफ 25 mm एंड 4 बार्स ऑफ 16 mm, 4 बार्स ऑफ 16 mm। फाइंड द अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला गया है। यूज क्या करने बोला है, यूज आपको ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट बोला है M20 और स्टील बोला है Fe415, ठीक है। स्टील आपको बोला गया है Fe415, आपको अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको बताना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने गिवन डेटा लिख लिया होगा, जहाँ तक जब तक मैं क्वेश्चन बता रहा था चेक कर लीजिए एक बार। गिवन में आपको सबसे पहले दिया गया है विड्थ ऑफ द फ्लैंज, मतलब BF गिवन है कितना 1200 mm। जब भी आपको विड्थ ऑफ द फ्लैंज बोला गया है तो आप हमेशा उसका BF मतलब इफेक्टिव विड्थ जो होता है वो ही निकालेंगे, ठीक है। इन केस मान लीजिए आपके पास स्लैब का स्पैन
इफेक्टिव स्पैन उस सब में दिया रहता, और आपको एक्चुअल विड्थ अगर आपको दी गई रहती फ्लैंज की, तब वहाँ से आप बी एफ का वैल्यू आप कैलकुलेट कर देते हैं एल नॉट अपॉन एल नॉट बाई बी प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू करके। यहाँ पर आपको कोई चीज़ गिवन नहीं है, तो जो विड्थ है उसको हम क्या मान लेंगे, इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज ही मान लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लैंज थिकनेस मतलब डेप्थ ऑफ फ्लैंज के बारे में बात की गई है, ठीक है। डी एफ कितना दिया आपको, 100 mm आपको यहाँ पर गिवन है। फिर आपको वेब की जो विड्थ है मतलब बी डब्ल्यू आपको गिवन है, वो कितना है आपके पास 275 mm। इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी आपको गिवन है, वो कितना है आपके पास 550 mm, ठीक है। अगर ओवरऑल डेप्थ अगर आपको गिवन होता तो इफेक्टिव डेप्थ कैसे निकालते, माइनस कर लेते आप किसके साथ, उसका जो इफेक्टिव कवर होगा उसके साथ आप क्या कर लेते, माइनस कर लेते, तो आपको इफेक्टिव डेप्थ आपको वहां से मिल जाती। नेक्स्ट आपको बोला गया है इट इज रीइंफोर्स्ड विथ 6 बार्स ऑफ 25 mm एंड 4 बार्स ऑफ 16 mm, ठीक है। अब आप ये मत सोचना कि ये अलग अलग पे जगह पे, जैसे डबली रीइंफोर्स्ड बीम में जैसे हम देखे थे, एक टेंसाइल में टेंशन की जोन में आपके पास लगा था, दूसरा आपके पास कंप्रेशन जोन में लगा था। ये डबली रीइंफोर्स्ड बीम नहीं है, ये फ्लैंज बीम है। यहाँ पर एक ही साइड पे आपके पास स्टील लगेगा, और वो हो सकता है कि वो यूनिफॉर्म स्टील ना हो। इसमें जैसे कि बताया गया कि मतलब पहले जो बोला है वो है 6 बार किसके लगे 25 mm के, साथ ही साथ उसके साथ पे क्या लगा है 4 बार 16 mm के भी लगे हैं। तो टोटल अगर मैं AST की बात करूं, टोटल अगर मैं एरिया ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट की बात करूं, तो क्या बोला है, पहले बोला है 6 बार्स कितने mm के 25 mm के, तो 6 इंटू पाई बाय 4 इंटू 25 का स्क्वायर प्लस, और क्या बोला गया 4 बार्स ऑफ 16 mm के भी लगे हैं। तो यहाँ पर क्या करूँगा, नंबर ऑफ बार्स 4 इंटू एरिया ऑफ 1 बार कितना हो जाएगा, ये पाई बाय 4 इंटू 16 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करिए AST को, 6 इंटू पाई बाय 4 इंटू 25 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू पाई बाय 4 इंटू 16 का स्क्वायर, सॉल्व करके बताइए वैल्यू कितनी आई आपके पास। ठीक है, एक बार इसको चेक करना, 3750 आ रहा है क्या आपके पास, 3750 mm स्क्वायर आ रहा है क्या, चेक करिए इसको। ठीक है, 3750 के समवॉट आपके पास वैल्यू आपको देखने को मिलेगी एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट की। यहां तक हो गया, गिवन डेटा हो गया। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। बोला कि आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको बोला गया, लेकिन आपको ये बताया गया क्या कि फ्लैंज बीम है, ठीक है। सिंस ये क्या आपके पास फ्लैंज बीम है, तो आपको हमें पता है कि टोटल कितने 3 केस होते हैं। पहला केस क्या होता है आपके पास कि आपके पास XU क्या हो रहा है, आपके पास DF के अंदर ही आ रहा है, मतलब वो क्या हो जाएगा आपके पास रेक्टेंगुलर सेक्शन की तरह आप उसको क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। सेकंड आपके पास होता है XU DF से बड़ा आता है, फिर उसके अंदर 2 केस और आते हैं कि DF लेस देन क्या आपके पास 3/7 XU, और फिर एक और केस आता है वो होता है DF ग्रेटर देन क्या होता है आपके पास 3/7 XU। तो हमें तो सबसे पहले देखिए तीनों का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसका और इसका, तीनों का आपके पास जो MOR निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो तीनों में क्या होता है, डिफरेंट होता है। यहाँ पर तो हम क्या करते हैं एज अ रेक्टेंगुलर सेक्शन ही कंसिडर कर लेते हैं, फ्लैंज और वेब को अलग अलग कंसिडर ही नहीं करते। यहाँ की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर आपके पास जो डेप्थ ऑफ फ्लैंज है वो क्या लिखते हैं हम DF के रेस्पेक्ट में ही लिखते हैं, लेकिन अगर मैं इस केस की बात करूंगा तो यहाँ पर डेप्थ ऑफ फ्लैंज जो लेते हैं हम एक इक्विवेलेंट डेप्थ ऑफ फ्लैंज ले लेते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं YF से। काफी बार बता दिया हूं मैं, काफी बार रिवाइज भी हो गया होगा, अब कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कौन सा केस है, केस नंबर 1 की 2 भी है तो उसके अंदर A है कि B है। कैसे करते हैं इसको हम यहाँ पर, सबसे पहले आपको अभी मैं समझाया क्या करते हैं हम यहाँ पर अजम्पशन लेके चलते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या कह रहा है हमें, देखिए हमें XU तो पता नहीं है ना, हमें XU नहीं है, तो XU के लिए ही हम क्या करते हैं अज्यूम करके चलते हैं। XU गिवन है क्या आपको क्वेश्चन में,
डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आपको गिवन है, कभी नहीं गिवन होगा आपको, ठीक है। आपको उसकी डायमेंशंस वगैरह भले गिवन होगी, लेकिन डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस वगैरह कभी गिवन नहीं होगा। तो स्टेप नंबर 1 में क्या कर रहा हूं मैं, यहां पर मैं लेके चल रहा हूं, अज्यूम करके चल रहा हूं कि मेरा जो डेप्थ ऑफ जो न्यूट्रल एक्सिस है वो कहां पर लाई कर रहा है, फ्लैंज के अंदर। मेरा जो न्यूट्रल एक्सिस है वो कहां पर लाई कर रहा है, फ्लैंज में लाई कर रहा है। तो इस केस में कैसे डिजाइन करते हैं हम उसको, एज अ रेक्टेंगुलर सेक्शन ही डिजाइन करते हैं, इसको हम एज अ रेक्टेंगुलर सेक्शन ही डिजाइन करते हैं। चलिए रेक्टेंगुलर सेक्शन अगर डिजाइन कर रहा हूं तो C इक्वल्स टू टी अगर मैं पुट किया तो C का फॉर्मूला क्या होता है, 0.36 FC के, B की जगह मैं क्या लिख लूंगा, BF इंटू XU इक्वल्स टू T कितना है हमारे पास, 0.87 FY इंटू AST। क्लियर, चलिए वैल्यू पुट करिए, XU कितना हो जाएगा, XU हो जाएगा 0.87 FY इंटू AST अपॉन 0.36 इंटू FC के इंटू क्या हो जाएगा आपके पास, BF। सारी वैल्यूज आपको गिवन है, FY, FC के, AST, BF सारी वैल्यूज आपको गिवन है। यहाँ पर आप देखिए कितना होगा ये, 0.87 इंटू FE कितना है हमारे पास 415 इंटू AST कितना है 3750 अपॉन 0.36 इंटू FC के कितना है 20, BF कितना दिया हमें 1200 mm, 1200 mm। यहाँ पर देखिए आप सॉल्व करिए, मेरे को जल्दी से, मेरे को आप XU बताइए उधर देख के कितना है आपके पास, XU की वैल्यू देखिए, सॉल्व करिए उसको। कितना है आपके पास, XU की वैल्यू जो आ रही है मेरे पास, जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 156.7 mm आ रही है मेरे पास, ठीक है। XU की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है मेरे पास, 156.7। तो अगर मैं यहाँ पर XU की वैल्यू को अगर मैं देखूं, ठीक है, XU और DF की वैल्यू को कंपेयर करूं, DF कितना है हमारे पास 100 mm है, तो मेरे को XU इज नॉट लेस देन DF दिख रहा है, ठीक है। 156 mm इट इज नॉट लेस देन 100, तो मतलब मेरा यहाँ पर क्या हो गया, मेरा यहाँ पर जो अजम्पशन था, मेरा यहाँ पर जो अजम्पशन था वो क्या हो गया आपके पास, फेल हो गया, ठीक है। पहला हमने जो अज्यूम किया था, यहाँ पर हमने जो अज्यूम किया था, ये मेरा अजम्पशन क्या हो गया, यहाँ पर अजम्पशन मेरा फेल हो गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो आपको कराया था वो हमारा अजम्पशन यहीं पर करेक्ट हो गया था, तो हमने इसी के आगे क्या किया था, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लिया था। नेक्स्ट अजम्पशन करेंगे स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरा हम यहाँ पर क्या करेंगे, अज्यूम। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि XU क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन, XU क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन DF है, मतलब कहाँ पर लाई कर रहा है, हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस है वो कहाँ पर लाई कर रहा है, वो लाई कर रहा है हमारा वेब पोर्शन में, जो वेब जो है उसके अंदर लाई कर रहा है न्यूट्रल एक्सिस। लेकिन अभी आप यहाँ पर XU की वैल्यू 156.7 मत निकाले ना, क्योंकि यहाँ पर 156.7 आपका इस फॉर्मूले से आया है, ये वाले फॉर्मूले से, यहाँ पर एज ए रेक्टेंगुलर सेक्शन जब आपने डिजाइन किया था तब। तो XU की वैल्यू हमें फिर से नहीं निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर केस आता है, ठीक है, ये तो आपको पता चल गया वेब में आ रहा है, लेकिन वेब में आपको मैं बताया कि वेब के अंदर भी 2 केसेस हैं, वेब के अंदर भी आपके पास 2 केसेस हैं। एक आपके पास रेक्टेंगुलर वाला जहाँ पर हम DF लेके चलते हैं, DF का केस, दूसरा आपका पैराबोलिक वाला जहाँ पर हम YF लेके चलते हैं, YF का केस। अब हमें देखना है ये दोनों में से कौन सा है। तो पहले मैं लेके चल रहा हूँ कि मैं ये वाला एग्जाम्पशन लेके चल रहा हूँ कि DF क्या है हमारे पास, लेस देन 3/7 XU है, मतलब DF वाला केस लेके चल रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि अज्यूम DF इज लेस देन 3/7 XU, ठीक है। अजम्पशन क्या है मेरा कि मेरा DF कहाँ पर लाई कर रहा है, रेक्टेंगुलर पोर्शन के अंदर। तो यहाँ पर अगर मैं C इक्वल्स टू टी लिखा, ठीक है, C इक्वल्स टू टी लिखा, मतलब मुझे XU निकालना पड़ेगा। मैं पहले ही बोल रहा हूँ यहाँ पर ये वाला जो XU है वो ये वाला XU मत पुट कर देना, ये वाला XU आपके रेक्टेंगुलर जब आप सेक्शन डिजाइन करते उसके रेस्पेक्ट में आया है। यहाँ पर आप रेक्टेंगुलर जैसे डिजाइन नहीं करोगे, इसको एज अ फ्लैंज ही डिजाइन करोगे। तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स कितनी हो जाती है इस केस के लिए, टोटल कंप्रेसिव फोर्स कितनी होती है, C आपके पास होती है C1 प्लस C2। तो C1 कितना आपके पास 0.36 FC के BF इंटू XU, जो कि आपने यहाँ पर देखा,
लेकिन यहाँ पर C2 भी ऐड हो रहा है, मतलब हमारा फ्लैंज वाला पोर्शन भी ऐड हो रहा है, तो वो कितना होगा 0.45 FCK, ठीक है, इंटू DF इंटू BF माइनस BW, इंटू क्या हो जाएगा ये BF माइनस BW, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे तो निकाल सकते हो। तो टोटल आपके पास अगर मैं XU निकाल रहा हूँ तो XU क्या होता है हमारे पास, दोनों कंप्रेसिव को इक्वल्स टू क्या करते हैं हम, टेंसाइल फोर्स के टर्म्स में इक्वेट कर देते हो। तो C कितना है हमारे पास 0.36 FCK BF इंटू XU प्लस 0.45 FCK इंटू DF इंटू BF माइनस BW। अब आप बोलोगे कि सर ये कहाँ से आया C2 से, तो यार आप लास्ट लेक्चर देखो, ठीक है। लास्ट लेक्चर एंटायर हमारा जो था वो हमने ये पूरे केसेस को एनालाइज किया था। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है फॉर्मूला कहाँ से आया तो आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, अगर आपने देखा भी है तो अच्छे से नहीं देखा है, उसका नोट्स नहीं बनाया आपने, ठीक है। तो कंप्रेसिव फोर्स मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक को हम वेब सेक्शन में एनालाइज करते हैं, दूसरे को हम फ्लैंज सेक्शन में एनालाइज करते हैं। तो फ्लैंज वाला जो पोर्शन है उसके लिए जब आप कंप्रेसिव फोर्स निकालोगे तो ये वाली वैल्यू आपको मिलेगी, प्रॉपर डायग्राम के साथ, सब चीज़ों के साथ मैंने आपको बताया, इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो C इक्वल्स टू T किया तो ये पूरा C आ गया, इक्वल्स टू T कितना है हमारे पास 0.87 FY इंटू AST, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करिए, सारी वैल्यू को पुट करिए, सारी वैल्यू पुट करो तो कितना हो जाएगा 0.36 इंटू 20 इंटू BF कितना है 1200 इंटू XU, ठीक है, प्लस 0.45 इंटू 20 इंटू DF कितना हमारे पास 100 इंटू 1200 माइनस वेब की जो विड्थ है BW वो कितना है 275, 1200 माइनस 275 इक्वल्स टू 0.87 FI इंटू AST। ये कितना हो जाएगा 0.87 इंटू 415 इंटू AST भी निकाल लिया था हमने, कितना आया था 3750, कितना आया था ये 3750। तो यहाँ पर ये इतना बड़ा सा इक्वेशन बना, रैदर देन हमारे पास जो फर्स्ट वाला जो केस था उसमें एक बड़ा ही छोटा सा केस बना था। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ही छोटी सी आपके पास इक्वेशन बनी थी जब आपने C इक्वल्स टू T को आपने इक्वेट किया था। तो समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आपका जो XU था वो अलग आएगा। इस टर्म में अगर आप XU निकालेंगे, देखिए आपके पास सिर्फ एक ही अननोन है, कौन सा, ये वाला XU। तो आप मेरे को यहाँ से XU बताएंगे, आप मेरे को यहाँ से XU बताएंगे। इसको नोट डाउन करिए, इसको नोट डाउन करिए पूरा, और आप मेरे को XU बताइए। मैं भी देखता हूँ कितना आ रहा है आपके पास XU। XU को फाइंड आउट करिए कितना हो रहा है, कैलकुलेट करिए XU को। कितने आई वैल्यू, वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 267.1 mm। XU की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी 267.1 mm, ठीक है। तो यहां से एक बार आप भी चेक कर लीजिए इतनी आ रही है क्या। तो अगर मैं इसको कंपेयर किया यहाँ पर, अभी मेरा जो एजम्पशन था अब उसको मैं चेक कर रहा हूँ, तो मेरा DF कितना था, DF है मेरा 100 लेस देन मैंने क्या बोला था 3/7 इंटू XU। तो XU कितना है मेरे पास आया 267 इंटू 1.1 mm, 267.1 mm। इसको आप चेक करिए, ये वाली वैल्यू को 3/7 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है ये 114.5। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है 114.5 mm, ठीक है। तो देखिए 100 आपके पास 114.5 mm से कम है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके पास ये वाला जो एजम्पशन था वो क्या है, आपके पास एजम्पशन क्या है, आपके पास सही है। तो अब यहाँ पर आप जो XU की जो वैल्यू लेंगे वो कितनी लेंगे 267.1 ही लेंगे। ये आपके पास करेक्ट वैल्यू है XU की। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप लिख लीजिए, आपको पता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर मैं निकाल रहा हूँ, XU कितना है आपके पास, पहले आप चेक कर लीजिए XU और XU लिमिट को।
तो एक्स यू आया मेरे पास 267.1। एक्स यू कितना है मेरे पास, एक्स यू आया है मेरे पास 267.1 mm। एक्स यू लिमिट अगर मैं देखूं, एक्स यू लिमिट कितना हो जाएगा, k इंटू डी। के कितना है हमारे पास, Fe415 है तो के कितना हो जाएगा 0.48 इंटू डी कितना है हमारे पास, स्मॉल डी कितना दिया था, इफेक्टिव डेप्थ 550 इंटू 0.48 करिए, 550 इंटू 0.48 करिए, कितना आ रहा है ये कितना आ रहा है आपके पास 264 mm। कितना आ रहा है 264 mm। ठीक है, कितना आ रहा है आपके पास, एक्स यू कितना था 267, ये कितना आ रहा है आपके पास 264। तो आपके पास जो सेक्शन है, एक बार इसको फिर से कैलकुलेट करिए तो मेरा कुछ गलत आया क्या, यहाँ पर मेरा कितना आया 267 आया, एक बार आप फिर से कैलकुलेट करिए आपके पास 267 ही आया क्या, मैं फिर से एक बार चेक करता हूँ। चलिए यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर मैंने गलती से यहाँ पर मैंने फ्लैंज का विड्थ मैंने ले लिया था। मैंने आपको क्या बोला था, C1 के आपका वेब को हम डिज़ाइन करते हैं तो यहाँ पर विड्थ किसकी लेंगे हम, BW लेंगे, मतलब वेब की लेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास BW हो जाएगा। तो 1200 की जगह अपन कितना पुट करेंगे 275, 1200 की जगह कितना पुट करेंगे 275। तो यहाँ से आप XU निकालिए, तो आपका जो नया जो XU आएगा वो कितना आ जाएगा, तो XU आप निकालेंगे यहाँ पर, तो आपको कैलकुलेट करिए कितना आएगा 0.87 इंटू 415 इंटू, कितनी आई वैल्यू XU की, कितनी आ रही है, अराउंड ये 680 के अराउंड आ रही है। ठीक है, XU कितना आ रहा है आपके पास यहाँ पर, अराउंड ये आ रहा है 679.6 mm। ठीक है, और ज़्यादा आ गया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को अगर मैं और ज़्यादा इंक्रीज करूँगा, आप यहाँ पर लिख लीजिए XU की वैल्यू कितनी आ रही है 679.6। तो ऑब्वियस ही बात है ये वाली वैल्यू इससे कम ही आएगी, तो ये वाला केस क्या हो रहा है हमारे पास, सेटिस्फाई हो रहा है। तो नेक्स्ट अपन देखेंगे XU लिमिट को, अगर देखेंगे तो XU लिमिट कितना है हमारे पास 264। तो आप देख रहे हैं कि XU कितना था हमारे पास, XU आया हमारे पास 679.6 mm। तो XU कैसे देखने को मिल रहा है, XU ग्रेटर देन दिख रहा है XU लिमिट से। ठीक है, XU ग्रेटर देन दिख रहा है XU लिमिट से। तो यहाँ पर अगर डिजाइनिंग की बात आती, ठीक है, अगर मेरे को यहाँ पे बोलता कि आप मेरे को डिजाइन करके बताओ, ठीक है, डिजाइन मतलब आपको ये सारी चीजें निकालनी है, इफेक्टिव डेप्थ वगैरह वो सब निकालना है, तो उस केस में आता तो ये ओवर रीइंफोर्स्ड हो गया, XU क्या हो गया आपके पास ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन हो गया। तो यहाँ पर सिंस ये ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन हो गया तो मैं क्या बोल देता, रीडिजाइन करने के लिए बोल देता। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसने बोला है कि आप मेरे को मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल के बताइए। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर निकालने के लिए बोला, चाहे जितना भी, चाहे ओवर रीइंफोर्स्ड हो अंडर रीइंफोर्स्ड हो, अगर वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वहां पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना ही पड़ेगा। बस चेंजेस क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है MOR इन टर्म्स ऑफ अगर कंप्रेशन लिया इस केस के लिए, ठीक है, इस केस के लिए MOR इन टर्म्स ऑफ कंप्रेशन में ले रहा हूं इस केस के लिए, तो वो कितना हो जाएगा आपके पास C1 इंटू Z1 प्लस C2 इंटू Z2। ठीक है, C1 कितना है हमारे पास 0.36 FCK इंटू BW इंटू XU। लेकिन यहाँ पर अपन XU लेंगे क्या, XU नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास सेक्शन कैसा, हमारे पास ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है। तो ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में हम क्या लेते हैं, हमेशा XU लिमिट लेके चलते हैं। ठीक है,
तो 0.36 एफ सी के बी डब्ल्यू इंटू एक्स यू लिमिट इंटू Z1 कितना हो जाएगा d माइनस 0.42 एक्स यू लिमिट, ठीक है, प्लस C2 कितना है हमारे पास, C2 है 0.45 एफ सी के इंटू डी एफ इंटू बी एफ माइनस बी डब्ल्यू इंटू Z2 कितना हो जाएगा d माइनस डी एफ बाय 2, ठीक है, d माइनस क्या हो जाएगा ये डी एफ बाय 2। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट करिए तो कितना हो जाएगा ये 0.36 इंटू एफ सी के कितने 20 इंटू बी डब्ल्यू कितना है हमारे पास 275 इंटू एक्स यू लिमिट कितनी है हमारे पास 264, एक्स यू लिमिट कितनी है हमारे पास 264 इंटू डी कितना है हमारे पास 550 माइनस 0.42 इंटू एक्स यू लिमिट कितनी है 264 प्लस 0.45 इंटू 20 डी एफ कितना है हमारे पास 100, बी एफ है हमारे पास 1200 माइनस 275 इंटू 550 माइनस डी एफ कितना है 100/2, 100/2, ठीक है। यहाँ से आप मेरे को मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बताइए, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करिए इस वाले इक्वेशन से, कितना आ रहा है मैं भी कैलकुलेट करके देखता हूँ। 0.36 इंटू 20 275 264 कितना आ रहा है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपके पास आ रहा है कुछ 645.786 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। आपके पास जो वैल्यू जो आएगी वो बहुत ज़्यादा आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि मैं न्यूटन और एमएम में रखा हूँ, बट यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ इसको किलो न्यूटन मीटर में रख रहा हूँ। तो जो भी वैल्यू आएगी उसको डिवाइड बाय क्या कर देना, न्यूटन को किलो न्यूटन के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे और एमएम को मीटर में कन्वर्ट करेंगे अगेन 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो भी वैल्यू आएगी उसको डिवाइड कर देना 10⁻6 से, तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो कितनी है हमारे पास 645.786 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो निकाले मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, वो कौन से वाले उसमें आ रहा है, ये सेकंड का केस नंबर 2 का ए वाले केस के अंदर ये क्या कर रहा था, लाई कर रहा था, ठीक है। यहाँ पर मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी और जनरली आपसे भी हुई होगी कि यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर C1 किसके लिए लेते हैं हम, वेब वाले सेक्शन को डिजाइन करने के लिए उसका कंप्रेसिव फोर्स लेते हैं, जो कि हम एक रेक्टेंगुलर सेक्शन की तरह डिजाइन करते हैं। C2 हम यहाँ पर फ्लैंज वाले के लिए लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लेते हैं, फ्लैंज के सेक्शन को एनालाइज करने के लिए लेते हैं। तो यहाँ पर जब विड्थ लेंगे तो BW लेंगे, BF नहीं लेंगे। मैंने गलती से BF लिख लिया था तो इसलिए मेरा आंसर अलग आया था। खैर इन एनी केस हमारे पास जो ये सेक्शन तो हमारे पास ये इसी में लाई करता है, स्टेप नंबर 2 में आपके पास केस नंबर 2 के फर्स्ट वाले केस में। तो आपके पास जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो कितना है, 645.786 इज द राइट आंसर।